बिहार की राजनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। यही आपने ओपनर बना दिया आज के मैच में ना। जब विषम परिस्थिति हो, विकेट मुश्किल हो, तब सबसे सीनियर प्लेयर को आगे भेजना चाहिए। तेजस्वी ने ऑन रिकॉर्ड असेंबली में बोला कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं। सच्चाई यही है कि वो स्वस्थ नहीं है, वह ढीला हो गए हैं। नीतीश कुमार अब तो मजबूरी है, नीतीश कुमार अब जरूरी है, ये नहीं है। जगहसाई हो रही है, पूरा दुनिया हंस रहा है। पूरे बिहार में ये मैसेज तो चला गया है कि नीतीश शायद लीडरशिप के लिए बहुत सक्षम नहीं रह गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में क्या बीजेपी उनके नेतृत्व को स्वीकार करे या ना करे, ये बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर होगा। नीतीश कुमार का राजगीर का स्पीच मुझे याद है, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल स्पीचेज आई हैव एवर हर्ड, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुंकार क्या है, हुंकार से अहंकार टपकता है। डाउनफॉल सीधा दिख रहा है, चारों तरफ से घिर गए हैं, बंद गए हैं, और उनकी तबीयत भी अब वैसी नहीं है। उस घेरा को, चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते हैं, तो अभिमन्यु की तरह अब घिरे हुए हैं। क्या कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस का दिल्ली का आला कमान तैयार भी है? अब आप कह सकते हैं कांग्रेस तो बिल्कुल रंगबाजी कर रही है। भाई कृष्णा अल्लाह बारू या कन्हैया कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने भी नहीं गए। मैंने ये भी पूछा कि आर यू विलिंग टू शेयर डायस विद तेजस्वी, ताकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उनको अगर कोई नोशनल प्रॉब्लम है तो आई डोंट नो। नीतीश भड़क गए क्योंकि एक विधायक ने सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के लिए अपने मोबाइल फोन को देखा। इनके बाएं साइड में एक महिला अधिकारी बैठी है, वो अधिकारी मिर्गा है, और मोबाइल से बात कर रही है। देखिए, ध्यान से देखिए, अरे वो भी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। यदि निशांत को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई तो कुशवाहा बिदक सकते हैं, क्योंकि उन्हें बोगी बनने के लिए तो बहुत जगह है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है, मेरा ये जो ताज है, वो अपने पर रखे। नीतीश कुमार इतने दिनों से बिहार की पॉलिटिक्स के लिए इंडिस्पेंसेबल रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कहीं न कहीं जो उनकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से लिटमस टेस्ट होगा। अगर आपको पता चले नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है, नाम है नेता नगरी। नेता नगरी के इस संस्करण में हम विस्तार से बात करेंगे बिहार की राजनीति पर और पंजाब की राजनीति पर। सबसे पहले रुख बिहार का। नेता नगरी के इस सत्र में बात करेंगे अपने गृह राज्य बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो हमारे गृह राज्य हैं। बाकी राज्यों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। एक ससुराल राज्य हरियाणा भी है, और काम के सिलसिले में पंजाब भी रहा हूँ। कभी चुनाव लड़ा किसी बड़े पद के लिए, तब जरूर जाके हर राज्य से अपना नाता बताऊंगा। पर फिलहाल अपने गृह राज्य को सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं। राज्य दिवस की 22 मार्च का दिन हम सब बिहार वालों के लिए इस याद का दिन है कि हम सिर्फ अपने अतीत के गौरव के गुणगान तक सीमित ना रहें, अपने वर्तमान को उज्ज्वल बनाने की कोशिश करें, और उसके लिए जितने भी सत्य, साहस, संकल्प की ज़रूरत है उसको करें, और सिर्फ दूसरों में कोसने की और दोष खोजने की वृत्ति में न लगे रहें, बल्कि अपने तई बदलाव की शुरुआत करें। आज बिहार की राजनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का ये जो इधर कुछ महीनों या बरसों से बदला सा रवैया दिख रहा है, कभी पांव छूने के लिए झुक जाते हैं रविशंकर प्रसाद का, कभी बीच जनगण मन में इशारा करने लगते हैं, कभी विधान परिषद में नाराज हो जाते हैं, कभी मोबाइल पर प्रतिबंध की बात करने लगते हैं, और विपक्ष से तो भिड़ंत चलती ही रहती है। इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए इसको, जो उनके ही इशारे पर उनकी पार्टी से कोरस उठ रहा है, निशांत लाओ पार्टी बचाओ का। बात इस पर भी करेंगे। पार्टी बचाने से याद आया कि जितनी भी कांग्रेस बची है बिहार में, उसे क्या कन्हैया कुमार अपने नए प्रभारी अलवारू की दम पर बचा पाएंगे, या ये कुलजमा राष्ट्रीय जनता दल पर विधानसभा चुनाव से पहले उतना भर दबाव बनाने की कोशिश है कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी मिल जाएं। और क्या कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस का दिल्ली का आला कमान तैयार भी है? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर औरंगाबाद की एक सीट से चुनकर आए विधायक राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है, और लालू यादव के खासम खास अखिलेश प्रसाद सिंह की रुखसती की गई है। दर्शकों ने कहा, सुधी दर्शकों ने, कि सदाकत आश्रम में इससे ज्यादा हर्ष का माहौल पहले कभी नहीं रहा किसी अध्यक्ष की
रुखसती पर, इस पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जाएं और नीतीश से पूछें कि वक्फ बोर्ड बिल पर आपका क्या स्टैंड है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को, जंगल राज को लेकर तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। गृह राज्य मंत्री के परिवार में भी झगड़ा हुआ, वहां भी गोली चली, सब इंस्पेक्टर मारे गए दो अलग अलग घटनाओं में। उन सब के बारे में भी बात करेंगे। सदन के भीतर की तू मैं और सदन के बाहर की सियासी चर्चाएं। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के 4 बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ज़रूरी और हमारे पथ प्रदर्शक पत्रकार। पहले मेहमान हैं हम सब के अभिभावक पत्रकारिता के कन्हैया बेहलारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए महाराज, कितना गंभीर थैंक यू बोल रहे हैं। हम तो घबरा गए, कुछ कमी रह गया क्या परिचय में? ना हाँ अभी ठीक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए अवार्ड विनिंग पत्रकार और ऑथर हमारे बड़े भाई संतोष सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सौरभ। हमारे तीसरे मेहमान हैं बिहार के चर्चित पत्रकार, पहले प्रिंट में चर्चित रहे और अब डिजिटल में एकदम झंडा गाड़े हुए हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बिहार जिंदाबाद सौरभ भाई। बिहार जिंदाबाद, प्रणाम सर। चौथे मेहमान हैं इंडिया टुडे हिंदी के हमारे सहयोगी और मशहूर ऑथर पुष्यमित्र जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुष्यमित्र भाई। जी शुक्रिया। थैंक यू पुष्यमित्र। कन्हैया जी आप ही के पास आते हैं सबसे पहले, क्या चल रहा है ये हमारे आपके गृह राज्य में? मुख्यमंत्री से शुरू करते हैं, आपके पुराने मित्र, उन्होंने बुलाना शुरू किया आपको वापस चाय पिलाने के लिए या बंद हो रखा है अभी? नहीं, सब बोला चाली बंद है अब। तो मुझे ही आपने ओपनर बना दिया आज के मैच में ना। हाँ सर, जब विषम परिस्थिति हो, विकेट मुश्किल हो, तब सबसे सीनियर प्लेयर को आगे भेजना चाहिए। जो चल रहा है वो तो पूरा दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसमें छिपा हुआ कुछ नहीं है। अब छिपी हुई बात यही है कि इसका कब जो है समापन होगा, जो अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या वाकई नीतीश अस्वस्थ हैं? क्योंकि आपको ध्यान होगा 1999-2000 के दशक में पार्टी के भीतर बाहर अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर भी इस तरह की बड़ी खबरें फैलाई जाती थी कि अरे साहब जूता पहनना भूल गए, ये हो गया वो हो गया। बाद में समझ में आया कि सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग का हिस्सा है। तो नीतीश के समर्थक कहते हैं कि ये तो कुछ चीजें हो जाती हैं जिसको लोग हवा बना देते हैं। विरोधी कह रहे हैं कि नहीं, अब उनकी पकड़ भी ढीली हो गई है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। और ये सब जो है, जूता का आपने नाम लिया तो फाटल जूता में फीता बांधने की बात है, वो अब पॉलिटिकल पोजीशनिंग की ही बात हो रही है। सब कर रहे हैं अपना बेचा, क्या करेंगे? चाटुकारिता की कोई सीमा नहीं ना होती है, तो यही सब चलते रहेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वो स्वस्थ नहीं है, वह ढीला हो गए हैं। ये कहने में हमको, हमारे मित्र हैं वो, ये कहने में हमको कोई संकोच या किसी से डर और भय नहीं है। आज राबड़ी देवी ने जो मांग कर दी है कि ये हट जाए, अपने पुत्र को ही बना दें, तो उनकी मांग का समर्थक उनके दल के लोग अब बीजेपी करेगी कि नहीं करेगी मैं ये नहीं जानता। लेकिन तब है कि ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के पास कोई चारे नहीं है। क्या करेगी बीजेपी? करना ही पड़ेगा। 15-16% वोट ये रहे या न रहे, बेटा के पास शिफ्ट होगा तो बेटा का हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह उतना माने खराब है। अब ये मैंने, चूंकि हम डॉक्टर है नहीं, वाजपेयी जी खराब नहीं थी। वाजपेयी जी ने 2004 तक शासन चलाया खूंटा ठोक के। हाँ तो ये भी तो चला ही रहे, चुनाव तो चलाइए ही ना। ये भी तो खूंटा ठोक करके 20 साल चलाइए लेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है? अभी तो अमित शाह जी भी आ रहे हैं 29 तारीख को। अब कई कारणों से आ रहे होंगे, इसमें ये भी मैं सुन रहा हूं कि इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अब तो मजबूरी है। नीतीश कुमार अब जरूरी है ये नहीं है। नीतीश कुमार अब इस प्रदेश के लिए मजबूरी है, हम सबके लिए मजबूरी है। जगहसाई हो रही है, पूरा दुनिया हंस रहा है, हम बिहारी सब पर भारी। लेकिन आज हम बिहारी किसी पर भारी नहीं है। इनके जो कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। आज ही से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। और लंदन से डॉक्टर आते हैं, देखते हैं इनको,
एक बार ये इनको भी लंदन सब ले गए थे। तो जो कह रहा है कि इनकी तबीयत ठीक है, तो वो समझिए कि माने हाइट है, वो टीटीएम की हाइट है। आप जो देखिए, जैसे नीतीश के विरोधी हैं, तो चूंकि आप बहुत सक्षम पत्रकार हैं, आपके विरोधी भी, आपके विरोधी पत्रकार कहते हैं कि अब आपका नीतीश के दरबार में एंट्री बंद हो गया है, लालू जी से आपका दोस्ती पुराना है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। अब तो कहने वाले तो समझिए कि तो कुछ भी करते रहते हैं। जो धोबी और गधा जा रहा था, कभी गधा पर बैठता था, कभी उतरता था, कभी मोटरी रखता था, कभी गधा को टांग लेता था। कहने वाले का आप मुंह रोक दीजिए, लेकिन सच्चाई है, ये तो सब कहते हैं। उनके भी दल के लोग ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते ही हैं। क्या ये सब कहते हैं कि वहां पर किसकी चल रही है, कौन चला रहा है इस सरकार को, कौन चला रहा है, ये तो सब जानते हैं। दो चौधरी हैं। हमारे दर्शकों को बताइए महाराज। अरे ये तो आ गई है, पूरा पब्लिक डोमेन में है कि अशोक चौधरी हैं, आपको विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अब ललन सिंह 100% उनके बारे में नहीं है कि ललन सिंह है, तो इनके बारे में है कि लोग चला रहे हैं। इन लोग के शरीर में बीजेपी की आत्मा घुस गई है। ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लिया किसी, आप किसी ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं लिया अभी तक। दीपक कुमार लेना क्या है, डीके दीपक कुमार। और पिछले दिनों एक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि किशन पटनायक जी की पुत्री शायद आई थी और नीतीश कुमार से मिली थी, और उन्होंने अपने कुछ मित्रों को कहा कि नीतीश जी, उनको जो सूचना मिली कि चारों तरफ से घिर गए हैं, बंद गए हैं, और उनकी तबीयत भी अब वैसी नहीं है, उस घेरा को, चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते हैं। तो अभिमन्यु की तरह अब घिरे हुए हैं, अब वो कहीं से निकल नहीं सकते हैं, ये भी बात चल रही है। तो ये निशांत को आगे करने की बात कौन चला रहा है जेडीयू में फिर, यही कोटरी? निशांत को लाने की बात, ये कोटरी क्या चल रही है? कोटरी तो अपोजिशन, ये कोटरी तो विरोध कर रही है। ये कोटरी जिसका मैंने नाम लिया, ये तो विरोध में है। वो जो जेडीयू को बचाना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू को किसने खड़ा किया? चंद्रगुप्त तो यही थे, हम चाणक्य मान लें आपको, जॉर्ज फर्नांडिस को, लेकिन चंद्रगुप्त तो यही है, अब तो चाणक्य चंद्रगुप्त दोनों हैं। तो ये चाहते हैं कि ये जिंदा रहे, ये पार्टी जिंदा रहे, रीजनल पार्टी जिंदा रहे, और तभी उन लोग भी जिंदा रहेंगे, तब राजनीति करेंगे। वो लोग लगे हुए हैं। अब आप समझिए कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि नीतीश कुमार भी अब मान गए हैं। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है, मेरा ये जो ताज है वो अपने पर रख ले, वो भी मान गया। वो नीतीश कुमार, इस नीतीश कुमार में वो नीतीश कुमार मत खोजिए जो कहा कर परिवारवाद के विरोधी थे। नहीं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारे पुत्र की शादी हो जाए और जितना जल्दी हो सके इसकी राजनीति में एंट्री हो जाए। खरमास बात तो हो ही जाएगी। संतोष सिंह जी, ये स्वास्थ्य को लेकर अटकलें, लेकिन इन सबसे इतर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश के ये जो फॉक्स पास जिसको बोलते हैं, इसकी पॉलिटिकल गलियारों में किस तरह से रीडिंग हो रही है और पब्लिक के बीच क्या चर्चा है? अपोजिशन का रिएक्शन आप देख ही रहे हैं। तेजस्वी ने ऑन रिकॉर्ड असेंबली में बोला कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये अपोजिशन का लैंग्वेज है, ऑन रिकॉर्ड, मतलब असेंबली के फ्लोर पर बोल रहे हैं। पब्लिक में भी, जैसे घूमने पर पब्लिक में भी ये चीजें नहीं आ रही है ठीक ठाक। इट इज नॉट गोइंग डाउन वेल विद पब्लिक। अब लग रहा है कि इट इज टाइम फॉर हिम टू कॉल इट क्विट्स और ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए। और एक ट्रेंड आप सौरभ आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, नीतीश कुमार के सारे पुराने स्पीचेस को निकाल करके आजकल चलाया जा रहा है बहुत ज्यादा। 92 के, उसके बाद के, जब नीतीश कुमार अपने पूरी प्राइम में थे, चाहे उनके जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड थे, चाहे अयोध्या पर था, उसके बाद के, और जो क्या उनकी हनक होती थी, क्या समाजवाद पर बोलते थे, ये इसलिए किया हुआ एक कंसस एफर्ट है कि डालने के लिए कि ये लीडर थे, दिस इज रियल नीतीश कुमार। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि उनके कोई भी पब्लिक स्पीच या फिर विधानसभा के स्पीच भी कंप्लीटली पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि इट इज ए फुल फ्लेजेड, इट्स इन पार्ट्स। पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स में है। सो लॉन्ग जो टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे होते हैं इज गुड, लेकिन टेक्स्ट से जैसे ही अलग होते हैं तो वो नहीं है। क्योंकि आज से 6 साल 7 साल पहले जो नीतीश कुमार का स्पीच था, मुझे याद है कि
2013 में जब मोदी जी आने वाले थे, हुंकार रैली होनी थी और उसमें प्रोजेक्ट नहीं हुए थे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं हुए थे, लेकिन वो गोवा वाले कन्वेंशन के बाद उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। तो नीतीश कुमार का राजगीर का स्पीच मुझे याद है, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल स्पीचेज आई हैव एवर हर्ड, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुंकार क्या है, हुंकार से अहंकार टपकता है, और क्या एक एक चीज को आइडियोलॉजिकली उसको पूरी तरह से डायसेक्ट किया था। तो वो कंपैरिजन मैं करता हूं नीतीश कुमार का, उसके बाद का देखता हूं तो वो आप डाउनफॉल सीधा दिख रहा है। मेडिकल टर्म में क्या लोग बात करेंगे वो डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन जो एक पूरी तरह से जो इमेज जा रहा है वो सही नहीं है। दैट इज व्हाई ट्रांसफर ऑफ पावर की बात बहुत फास्ट हो रही है, और 15 अप्रैल को खत्म हो रहा है ये इनऑस्पिशियस खरमास का मंथ, होली के बाद जो 1 महीने का होता है, उसके बाद से ये आ जाएंगे। आई वुड नॉट से कि ताजपोशी होगी, वो जेडीयू में आएंगे और कोई इंपॉर्टेंट रोल धीरे धीरे उनको दिया जाएगा। चुनाव निश्चित, तो अभी भी मैं कह रहा हूं चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इलेक्शन के बाद जो है ना, मैं 26 का स्क्रिप्ट देख रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है। 26 की जनवरी से लेकर के मुझे लगता है कि आने वाला जो 6 मंथ का काल होगा वो बिहार में ट्रांसफर ऑफ पावर का काल होगा। अगर ये मान के चलें कि एनडीए इज कमिंग बैक टू पावर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होगा। वहां निशांत का क्या रोल होगा, उसमें क्या है, आप पूछ रहे थे कि कौन लोग हैं, प्राइमरली उनके परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं। नालंदा कैंप कह सकते हैं, लवकुश कैंप कह सकते हैं, जो एक कंस्टिट्यूएंसी है, उस कैंप का दबाव है। अब मिनिस्टर में देखेंगे आप तो श्रवण कुमार छोड़ करके कोई मुखर रूप से, टू सम एक्सटेंड अशोक चौधरी, बिकॉज उनकी डॉटर भी पॉलिटिक्स में है, तो उसको उस तरह सपोर्ट करते आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि सारे ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे हैं उनके सपोर्ट के वो आए, लेकिन देयर आर सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स, एटलीस्ट 6-7 ऑफ देम, वो जो चाह रहे हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है, ताकि उनकी वो एक तरह से वो हनक बनी रहे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और भी होंगे जो जिनका कि पहले नाम दिया जा रहा था, मनीष वर्मा का, जो कि इनको उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, वो थोड़े नेपथ्य में चले गए हैं। लेकिन मैं इन कमिंग डेज में देख रहा हूं कि मनीष वर्मा और निशांत की जोड़ी बनते हुए देख रहा हूं, वो ये होता हुआ देख रहा हूं मैं अगले मतलब 6 मंथ्स डाउन द लाइन, ये ट्रांसफर ऑफ पावर में ये चीज होने वाला है। सौरभ ज्ञानेश्वर जी, इन सबसे इतर अगर विपक्षी खेमे के पॉलिटिकल मूव्स की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा अभी कांग्रेस की है। बिल्कुल, किस तरह के बदलाव दिख रहे हैं, अंदर खाने क्या है, अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई में इतना वक्त क्यों लग गया, दिल्ली से क्या संदेश आए, ये फौरी तौर पे दबाव बनाने की कोशिश है या कांग्रेस के पास कोई अगले 5-10 साल की रणनीति है? क्योंकि हर बार एक नया प्रदेश अध्यक्ष आता है, कभी मदन मोहन झा आते हैं, कभी ये आते हैं, और फिर यही बिल्कुल विगत वैभव साहब, अरे एक जमाना था जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, जैसी बातें चलती हैं फिर ढाक के 3 पात, क्योंकि अंततः तो उनको एक जूनियर सिपह सालार ही रहना है लालू यादव का। सौरभ जी, कांग्रेस पर आए इसके पहले नीतीश कुमार पर कुछ जी प्लीज। जी देखिए, नीतीश कुमार जो थे, नीतीश कुमार एक गौरव थे, लेकिन नीतीश कुमार जो थे अब वो नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मानने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं हूं। देखिए, जब कोई आदमी बीमार होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसे महसूस होता है पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसी ग्रंथि के शिकार हो गए हैं जिसमें बीमार आदमी मानता ही नहीं है कि हम बीमार हैं। और देखिए, नीतीश कुमार अब जग हंसाई के पात्र बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से जन गण मन में, राष्ट्रीय गान में उन्होंने गलतियां की, और अब बचाव में कहा जा रहा है। मैं विजय कुमार चौधरी को सुन रहा था कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीयता, नीतीश कुमार के राष्ट्र प्रेम पर कोई सवाल नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है, सवाल नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन जो गलती उन्होंने की है, यह गलती यदि किसी दूसरे ने कर दी होती तो कितना बड़ा बवाल मच जाता। यदि किसी मौलाना ने कर दी होती तो उसे कितना बड़ा राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता। और देखिए, बिहार दिवस की आप बात कर रहे थे प्रारंभिक उद्बोधन में, और आपने यह भी कहा कि इतिहास नहीं वर्तमान की चर्चा होनी चाहिए। अभी 2-3 दिनों पहले की बात है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, और हमारे नेता किस तरीके से बिहार के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, इस पर भी एक प्रतिक्रिया। 2-3 दिनों पहले अमेरिका में रहने वाले एक मेरे मित्र से बात हो रही थी, बिहारी ही है। उन्होंने कहा कि देखो, आज 5 कोई ऐसी चीजें बताओ जिसके कारण हम बिहार वाले गर्व कर सके कि हम आज के बिहार में हैं।
और आपको सच बताएं, हम अब यह कहने की स्थिति में भी नहीं रहे कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है। इतिहास की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, वर्तमान में हम क्या बताएं कि बिहार कहां है, बिहार क्या कर रहा है और बिहार का रोड मैप क्या है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और प्रत्येक बिहारी के लिए बहुत ही, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कहा जाता था, जो कन्हैया जी कह रहे थे कि एक बिहारी 100 पर भारी, अब हम कहां भारी रह गए, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात रही कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस ने प्रयोग किया, लेकिन मेरा मानना है टाइमिंग बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की जमीन जो है बिहार में बंजर हो चुकी। देखिए, आपने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया, आपने पहले प्रभारी को बदला, कृष्णा लवारू को लाया, फिर कन्हैया कुमार को साथ में अटैच कर दिया। लेकिन देखिए, दबाव की राजनीति, लालू परिवार और तेजस्वी यादव इस दबाव को सहने की स्थिति में नहीं होगा, चाहे जो कुछ हो जाए। देखिए, एक प्रारंभिक शिष्टाचार, अब आप कह सकते हैं कांग्रेस तो बिल्कुल रंगबाजी कर रही है। भाई, कृष्णा अल्लाह बारू या कन्हैया कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने भी नहीं गए मिलने। तो अब राजेश राम बने। देखिए, अब राजेश राम ने कहना शुरू किया, राजेश बिहार की दलित राजनीति को समझ लीजिए कि दलित राजनीति में क्या है। पासवान बोर्ड के मालिक चिराग पासवान, मांझी बोर्ड के मालिक जीतन राम मांझी, और अब राम की राजनीति शुरू हुई है। 5% यह भी हैं जितने पासवान हैं। लेकिन इसमें बसपा, तो राजेश राम क्या कर पाएंगे। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि सबसे बड़े दोषी और सबसे बड़े कसूरवार राहुल गांधी हैं। आपने कहा कि देखिए, मदन मोहन झा को बना दिया गया, अखिलेश सिंह को बनाया गया। आपने कमेटी बनाई क्या? आपने सेनापति नियुक्त कर दिया, आपने मंत्री नियुक्त किया क्या? क्यों आप लिस्ट लेकर बैठे रहते हैं? और देखिए अब क्या होगा। देखिए, आपको वह भी याद होगा, मदन मोहन झा अध्यक्ष बनाए गए थे और अखिलेश प्रसाद सिंह अभियान समिति के संयोजक बनाए गए थे। आपने कन्हैया कुमार को क्यों नहीं अभियान समिति का संयोजक तुरंत बना दिया? हा? तो अब यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, कांग्रेस के जितने जिलाध्यक्ष हैं वे उनमें से मतलब बहुतायत में सवर्ण जातियों के नेता हैं। अब उनकी छुट्टी होगी तो जो कुछ वोट, देखिए महागठबंधन में क्या माना जाता है कि भाई भूमियार को आरजेडी टिकट नहीं देगी। देखिए, वो मोकामा का उदाहरण और वैशाली का उदाहरण बिल्कुल पृथक है, मजबूरी है। तो आप टिकट नहीं देंगे, लेकिन टिकट कहां से मिलेगा? कांग्रेस से मिलेगा। अब कांग्रेस के पास भी, और मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी का फायदा सबसे अधिक बिहार में प्रशांत किशोर को मिलेगा, क्योंकि अब सवर्ण समझेंगे मेरे लिए कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो फिर से हम बीजेपी के साथ चलते हैं जहां भी अति पिछड़ी राजनीति का जोर है, और नहीं तो क्या। अब देखिए राजद में क्या होगा, अब जगदानंद सिंह को हटाना मुश्किल हो जाएगा। जो बातें चल रही थी, शिवचंद्र राम को बना देंगे, कुमार सरजीत पासवान को बना देंगे, तो कांग्रेस दबाव की राजनीति कर लेगी। कांग्रेस के पास जमीन क्या है? कन्हैया कुमार ने बिहार यात्रा शुरू की, आपने पलायन रोकने की बात देखिए, पहले नौकरी दो यात्रा हो रही थी, बाद में पलायन जोड़ा गया। क्या आपकी सोच है? नौकरी देने के नाम पर यदि आप यात्रा शुरू करेंगे तो नीतीश कुमार आपकी यात्रा को ऐसे ही पीट देते। पलायन की बात आपने जोड़ी, तो पलायन के मुद्दे पर कौन लड़ रहा था बिहार में? पलायन का यूएसपी तो प्रशांत किशोर ले गए हैं। जनसुराज क्या कह रहा है? हम आएंगे तो ये 5 काम हो ही जाएगा। और हम मानते हैं, सौरभ जी शायद मेरी बात से आप भी सहमत होंगे, कि जिस व्यक्ति के पास, बिहार को इतना सिखा दो कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल हो, इंटरनेट हो और एक बैठने की व्यवस्था हो, तो वो महीने का 20,000 रुपया कमा ही लेगा, यदि उसे आप सिखा देंगे तो कांग्रेस बिहार में कुछ कर पाएगी मुझे उम्मीद नहीं है। आखिर में फिर से इन्हें लालू यादव की शरण में ही जाना होगा। यदि यह प्रयोग 1-2 साल पहले इन्होंने किया होता तो कुछ उम्मीद जगती, लेकिन अभी कौन सी उम्मीद जग रही है? अभी कोई उम्मीद नहीं जग रही है, बिल्कुल इससे कुछ मिलना नहीं है। और कन्हैया कुमार किया था, मैंने अभी देखिए ऑफ कैमरा बातचीत में संतोष जी से पूछा था, कन्हैया कुमार आगे निकल जा रहे हैं, पीछे उसके बाद क्या कोई छाप है? कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कितने लोग बिहार में तैयार हो रहे हैं? तो ये सवाल है। ठीक है, आपने
और देखिए जो राम वाली राजनीति है और जिधर के इलाके में वहां बसपा का भी, जो बसपा का वोट बैंक है, जो कुछ भी है, चाहे उनके जो उम्मीदवार जमा खान चुनाव जीत जाते हैं उसमें राम की भूमिका रही है। तो आप अगले 5-10 साल के लिए सोचिए, और कन्हैया कुमार कितने दिन तक खूंटा गाड़ के रहेंगे। बिहार के नेता तो बगैर दिल्ली के मानते ही नहीं है। हमें याद है 2000 में क्या हुआ था, 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, और जब बहुमत साबित नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा खूंटा गाड़ के रहेंगे, और 15 दिन के बाद ही चले गए थे दिल्ली। तो बिहार और कन्हैया कुमार को अभी अपनी पहचान बनानी, कन्हैया कुमार को देखिए घेर लेना एनडीए के लिए बड़ा आसान होगा। तो ये स्थिति है, कांग्रेस से बहुत उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं साफ साफ तौर पर। सौरभ जी, तो कांग्रेस का हाल हो गया। पुष्पमित्र जी, बाकी पार्टियों में क्या तैयारी है, बाकी खेमों में? बाकी जो खेमे है, जैसे सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, जो आज सबसे बड़ी पार्टी है, कल की घटना और आज के बवाल के बाद बीजेपी को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, या सोच रही होगी कि क्या वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े या न लड़े। क्योंकि नीतीश कल की घटना और आज के बवाल के बाद पूरे बिहार में ये मैसेज तो चला गया है कि नीतीश शायद लीडरशिप के लिए बहुत सक्षम नहीं रह गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में क्या बीजेपी उनके नेतृत्व को स्वीकार करे या ना करे, ये बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर होगा। हालांकि बीजेपी मान रही है, कई बार कहा जा चुका है कि बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी 2025 का, लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता निकलता है या नहीं निकलता, ये बीजेपी मुझे लगता है कि सोचेगी, और उसी तरह से दूसरे सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सोचेगी। इसके बाद जो पार्टियां बच जाती हैं, जो इधर लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी तो महागठबंधन के साथ बहुत क्लियर है। नीतीश की जो बात है, मुझे लगता है कि नीतीश की बात थोड़ी और तरीके से होनी चाहिए। नीतीश अब तक की जो स्थिति नीतीश की रही थी, नीतीश ठीक है कई गलतियां करते रहे सार्वजनिक जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ जदयू ये भी कहती रही कि नीतीश प्रगति यात्रा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लंबी लंबी मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो दिक्कत में है। तो मतलब उनका ये था कि नीतीश कभी कभी किसी खास मौके पर कुछ उनसे चूक जरूर हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल संभालने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज की घटना ने एक बड़ा संकट जदयू के सामने भी क्रिएट कर दिया है कि क्या नीतीश आगे सत्ता संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। आज और कल की घटना ने नीतीश के नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक क्षमता पर बड़ा सवाल कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा आज के बिहार का संकट है। जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव 2 मोर्चे पर अब तक काम कर रहे थे। एक तो ये था कि नीतीश अचेत अवस्था में है और सरकार नहीं चला पा रहे हैं। दूसरा था जंगल राज का मुद्दा, तो जंगल राज के मुद्दे का जो टैग राजद के साथ लगा हुआ था, उसको काउंटर करने के लिए बताते थे कि बिहार में नीतीश के राज में भी 60,000 हत्याएं हुई है, इतने अपहरण हुए हैं, तो वो सारी चीजें वो कहते थे। लेकिन जंगल राज के मुद्दे से वो बच नहीं पा रहे थे, क्योंकि तमाम आंकड़ों को देने के बाद भी नीतीश बहुत आसानी से कह देते थे कि आपके समय में ऐसा हुआ। वो विधान परिषद और विधानसभा में कई बार उन्होंने जंगल राज के मुद्दे को उठाया, और बहुत डिलिबरेटली एक चीज मैंने देखा कि हाल के दिनों में वे यह मुद्दा भी उठा रहे थे कि मुसलमानों पर भी लालू जी के राज्य में बड़ा अत्याचार हुआ। वो कई इस तरह के दंगों की बात भी याद दिलाते थे। तो ये सारी चीजें वो कर रहे थे। विधान परिषद में राबड़ी देवी से उनकी कई तनातनी वाली स्थिति बन रही थी। तो अब लगता है कि विपक्ष जो बढ़ते अपराध का जो मुद्दा है बिहार में, उसको छोड़ के नीतीश की जो क्षमता है उस पर ज्यादा फोकस करेगा। क्या नीतीश सरकार चलाने के काबिल है? ऐसी परिस्थिति में जदयू के सामने बहुत तेजी से ये संकट आया कि वो नीतीश के विकल्प के रूप में किसी को भी सामने लाए। एक चर्चा जो आती है कि नीतीश के पुत्र निशांत राजनीति में आ सकते हैं, और लगभग तय है कि वो आएंगे। जदयू के सामने ये बड़ा संकट है कि कैसे किसी एक व्यक्ति को वो सामने लाए जो नीतीश का विकल्प आने वाले दिनों में लगे। और खास तौर पर जो नीतीश की अपनी जाति है, कुर्मी जाति, अभी कुर्मी एकता रैली यहाँ पटना में हुई, वो बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि क्या नीतीश के बाद उनकी अपनी राजनीति का क्या हुआ, क्योंकि वो मानती रही है कि नीतीश के बहाने ही सही 20 साल से वो बिहार में राज कर रहे हैं। तो भाजपा ने भी इसके लिए कोशिश की है कि भाजपा ने अपने तरीके से एक अपने नेता को भी आगे किया है, मंटू पटेल के नाम से, कि वो भी कुर्मी के नेता हो सकते हैं। तो कुर्मियों के बीच में भी एक उधेड़-बुन है कि क्या नीतीश के बाद उनका राजपाट खत्म हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति उनकी जाति का जदयू को संभाल ले, ताकि नीतीश के बाद पार्टी को बचाया जा सके और एक उनकी पार्टी बनी रहे। भले वो मुख्यमंत्री ना बन सके और मुख्यमंत्री ही बने, लेकिन वो पार्टी बची रहे और उनकी जाति के नाम पर जो राजपाट चल रहा था वो चलता है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो निषाद के राजनीति में आने का स्वागत कर रही है बहुत खुल के। तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं, राबड़ी देवी ने भी आज कहा है, और इवन की कई क्षेत्रीय पार्टियां भी स्वागत कर रही है। भाजपा उस तरह से निषाद के राजनीति में आने का खुलकर स्वागत नहीं कर रही है। भाजपा के अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टियां निषाद के राजनीति में आने का स्वागत कर रही है। इसकी वजह यह भी लगती है कि राजद और तेजस्वी यादव को लगता है कि निषाद के होने से उनको एक सहयोगी मिल सकता है, और कभी न कभी जिस तरह से नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते हैं तो निषाद भी उनके साथ जा सकते हैं और उनकी सरकार में आने की संभावना बढ़ जाएगी। जबकि भाजपा इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार जब धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाएंगे, बीमार, उनकी बात चल ही रही है और राजनीति में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, तो उनका जो पूरा वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो बहुत प्रेम से उस वोट बैंक को अपने खाते में शिफ्ट करना चाहती है और वो जदयू के खत्म होने का इंतजार कर रही है। बाकी दूसरी पार्टियां जो है वो चाहती है कि जदयू बची रहे, निशांत कुमार राजनीति में आए। और कांग्रेस के खेमे को लेकर क्या समाचार है पुष्पमित्र भाई? कांग्रेस में जो है बड़ा बदलाव आया है। कृष्णा अलावरू जब प्रभारी बने उसके बाद से बड़ा बदलाव यह है। कृष्णा अलावरू जब आए थे पहले दिन तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि मेरी प्राथमिकता में वो कार्यकर्ता है जो आज इस हॉल से बाहर खड़े हैं, यहाँ कुर्सी पर बैठे लोग मेरी प्राथमिकता में नहीं है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं बारात के घोड़े और रेस के घोड़े, तो कृष्णा अलावरू ने भी यही कहा कि मैं रेस के घोड़े को आगे बढ़ाऊंगा। और जो छोटे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं पूरे बिहार में उनके जो कार्यकर्ता है। तो कृष्णा अलावरू के आने से बड़ा बदलाव कांग्रेस में दिख रहा है। उन्होंने ही फिर कन्हैया कुमार को भी एक तरह से बिहार में एंट्री दिलाई और उसी कारण अखिलेश से दिक्कत भी हुई। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी चाह रहे हैं कि बिहार में थोड़ा सा कांग्रेस असर्ट करे, ये कहीं से जाहिर ना हो कि कांग्रेस राजद की जेब की पार्टी है और लालू यादव जो चाहते हैं वो कांग्रेस वो करती है। बस इतना सा बदलाव ये लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को लेके आम जनमानस में भावना आए कि कांग्रेस अपने फैसले खुद ले सकती है। खासतौर पर पूर्णिया लोकसभा चुनाव में जो दिक्कतें हुई उसके बाद से मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच लिया था कि कांग्रेस को बिहार में इस छवि से वो बाहर निकालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस लोगों को दिखे कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। तो ये बात ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस में बार बार ये बात उठती है कि 90 से पहले का कांग्रेस होना चाहिए, और 90 से पहले कई लोग ये भी कहते हैं कि 80 से पहले का कांग्रेस होना चाहिए, जब कांग्रेस में हर जाति का नेता हुआ करता था। भोला पासवान शास्त्री होते थे, अब्दुल गफूर होते थे, माया प्रसाद होते थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद जो बिहार में कांग्रेस आई उसमें सवर्णों को और खासतौर पर ब्राह्मण जाति का ही ये रहा वर्चस्व। इसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस धीरे धीरे दूसरे समाज के लोगों से कटने लगी। इस बीच में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई जो अलग अलग जातियों के साथ आकार में आ रही थी और भागलपुर का दंगा हुआ। इन वजहों से कांग्रेस खत्म हुई। तो कांग्रेस को फिर से चाहते हैं कि उस दौर में ले जाए 80 से पहले का जो दौर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से कमजोर हो रहे हैं और लग रहा है कि जदयू खत्म हो जाएगी, उसमें बिहार में एक मध्यम मार्गी पार्टी की जगह अभी भी बहुत बन रही है। अब देखिए कि उस जगह को भरने के लिए प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस भी लग रहा है कि कहीं न कहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने मूल स्वभाव में एक मध्यम मार्गी पार्टी ही है, तो उसको भरने की भी कोशिश वो उसने शुरू कर दी है कि ताकि वो जो एक मध्यम मार्ग है जो ना बहुत रेडिकली हिंदुत्व वाला है, ना बहुत रेडिकली किसी जाति को लेके है या अम्बेडकरवाद या बहुजनवाद को लेके, वो सबको साथ लेने कर चलने वाला जो एक मसला है, उसको लेके कांग्रेस मुझे लगता है कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर भी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और लोग इस तरह की कोशिश करें। जी, मैं अब इस बातचीत के दूसरे और आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा हूँ। ये विधानसभा और विधान परिषद की चर्चाएं। नीतीश भड़क गए क्योंकि एक विधायक ने सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को देखा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से कहा कि इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये रूढ़िवादी और आउटडेटेड हैं। ये प्रसंग है जहानाबाद से आरजेडी विधायक सुदय यादव का। तेजस्वी बोले कि टैब पर सवाल देखना, पेपरलेस विधानसभा भेजना, ये सब प्रगतिशील चीज़ें हैं पर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इलिटरेट हैं। इसके पहले विधान परिषद में भी नीतीश और राबड़ी देवी एक दूसरे के आमने सामने आए और बहुत ही पर्सनल किस्म के कमेंट किए गए कि ये लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते थे, पति की सरकार थी तब क्या हाल था। राबड़ी देवी ने कहा तो तब क्या आपके परिवार की महिलाएं कपड़े नहीं पहनती, ऐसे वैसे कई बातें
कही गई। तो मैं अब कन्हैया जी ये जानना चाहता हूं कि सदन के भीतर क्या नज़र आ रहा है और क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है, कौन फ्रंट पे है और आरजेडी के खेमे में किस तरह की तैयारियां हैं? सदन में अभी प्रेस दीर्घा में आगे के पंक्ति में बैठने के लिए पत्रकारों में मारामारी हो रही है, इसलिए कि मुख्यमंत्री सबको इसे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे तो सब बाहर आकर के कहता है कि हमको प्रणाम कर रहे थे। ना हमको प्रणाम कर रहे थे, हमको प्रणाम कर रहे थे भाई। मुख्यमंत्री जी जो भी बोल रहे हैं कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, हाउस में भी ये जान लीजिए। आप बताइए कि उन्होंने जो सलाह दी या जो कहा कि बंद कर दीजिए, बंद कर देना चाहिए था, बंद हुआ। और जब ये बोल रहे थे, आप देखिएगा कि आप ध्यान से देखिए, अभी आप जो चला रहे हैं वो इनके बाएं साइड में एक महिला अधिकारी बैठी है, वो अधिकारी दीर्घा है और मोबाइल से बात कर रही है। देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने वो भी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। तो यही मतलब कहने का मतलब यह है कि नोबडी इज टेकिंग सीरियसली। नीतीश कुमार को कोई भी सीरियसली लेना है, क्योंकि वही रिकॉर्ड है। अरे 2005 से पहले कुछ था जी, अब क्या क्या मतलब टैक्स जो है 2005 में घुस जा रहे हैं। तो इसीलिए अब इनकी कोई उस तरह का नाम, आप ये सुदय गुप्ता, सुदय का क्या था, सुदय जो है वो सप्लीमेंट्री करना चाहते थे, लेसी सी जवाब दे रही थी। लेसी सी मंत्री है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, तो वो सवाल तो दिखता ही है आदमी। और बात तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, हम पेपरलेस की बात कर रहे हैं, हम आईपैड लेकर के जाना। नीतीश कुमार अगर चाह जाएंगे या स्पीकर साहब ही चाह जाएंगे तो विधायक मोबाइल अंदर ले जाने से आप रोक दीजिएगा। शराबबंदी तो रोक नहीं पाए, शराबबंदी रुक गई, पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब आप विधान परिषद वाली जो बात कर रहे हैं, तो वहां भी राबड़ी देवी सवाल पूछ रही थी लॉ एंड ऑर्डर पर कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। अब मुख्यमंत्री फिर बिगड़ गए, तुमको कौन बनाया, तुम्हारे पति को सस्पेंड, वही फिर शुरू हो गया, रिकॉर्ड अपना शुरू हो गया। और वो एक जो है एक मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पुत्र का किडनैपिंग हुआ था तो राजद के एक नेता ने दिया था। तो कल भी हमसे एक सवाल पूछा गया था, एक टीवी वाले पूछे कि भाई उधर हमाम में सब नंगे हैं, एक डॉक्टर की किडनैपिंग हुई थी उस समय, बहुत बड़े डॉक्टर की, तो उसको किडनैप करने वाला अभी फुल पार्टी में है, उसका बेटा एमएलए बन गया है। कहां से एमएलए बन गया है उतना बताने की जरूरत नहीं है। सब तो ये सब इधर के उधर, उधर के उधर, यही सब हो रहा है। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें लोग जो है एकदम नहीं, जो होता है कि परेशान हो गए हैं एकदम कि क्या हो रहा है बिहार में। ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं मानते कि भाई नीतीश कुमार ने कुछ किया। नीतीश कुमार है डन ए लॉ। सही में जो लालू प्रसाद यादव का जो राज था वो राज रह गया था, हम लोगों का रात में चलना मुश्किल हो गया था, वहां से खींच करके लाए उन्होंने, इतना टर्निंग अराउंड हुआ। लेकिन अब यही है कि तब है कि इनको जाना चाहिए, लेकिन तब है कि भाजपा भी नहीं जाने दे रही है। देखिए बीजेपी, अब बीजेपी डेस्परेट है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो। अब कितना दिन हम उनको छोटा भाई कर दिया है, अब फिर भी वो बड़े भाई बने हुए हैं। आप इन टर्म्स ऑफ एमएलए को देख लीजिए, जो ये 80 हैं वो 45 हैं, उनको वो बहुत छोटा हो गए, लेकिन फिर भी वो बड़े भाई हुए प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली भले वो छोटा भाई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बने हुए। बीजेपी चाहती है। और ये देखिए, जब अब एंट्री हो रही है निशांत कुमार की, तो इस एंट्री को लेकर के भी बीजेपी परेशान है, बहुत परेशान है बीजेपी के नेता कि अब इसका मतलब है कि वो आ जाएंगे तो फिर हमारा कोई बनेगा नहीं। अब उसी में ये चल रहा है कि नहीं, चुनाव के बाद जो है बीजेपी का सीएम होगा, उनका डिप्टी सीएम होगा। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, और नीतीश कुमार क्या डिप्टी सीएम बनाने के लिए अपने पुत्र को ला रहे हैं, और राबड़ी देवी की जो डिमांड है कि नहीं अब हट जाइए, आप पुत्र को ही ताज पहना दीजिए, तो ये क्या समझते हैं? राबड़ी देवी कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं से कुछ पक रहा है या किसी के कहने पर ऐसा बयान दे रही है? बीजेपी इससे भी परेशान है कि ला अब क्या ही हो गया भाई। अब तो मान लीजिए कि कल के शादी हो जाए, नीतीश कुमार की जो स्थिति है, तो वो कह दे कि नहीं हमारा पुत्र ही ताज पहनेगा, तब क्या करेगी बीजेपी? तो इसीलिए बीजेपी अभी बड़ा अंदर से परेशान है, ये मैं कहना चाह रहा हूं।
संतोष जी, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, खासतौर पर विधानसभा विधान परिषद की चर्चा, आरजेडी और बीजेपी, ये दो देखिए नीतीश पर चर्चा हो रही क्योंकि वो पार्टी का चेहरा है और एक लंबे समय तक राज किया, लेकिन आज की तारीख में दो बड़े प्लेयर हैं वो आरजेडी और बीजेपी हैं। आरजेडी में नेतृत्व को लेके संकट नहीं है, उनकी दिक्कत है कॉम्बिनेशन और एलाइज उनको लेके। बीजेपी के पास कोई पैन बिहार चेहरा नहीं है, ये बात दिल्ली में कही जाती थी कि उनके पास चेहरा नहीं, लेकिन दिल्ली में दे रोड ऑन द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और उसके बूते, लेकिन ये एक अर्बन स्टेट था तो यहाँ पर वो सक्सीड हुए। बिहार उनके लिए, जैसे हम लोग तमिलनाडु केरल की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, वन ऑफ द लास्ट सिटाडेल है, कभी तो वो अपने दम पर सबसे बड़ा बने। ये सौरभ देखिए, इसमें स्पष्ट है बीजेपी का। बीजेपी बहुत दिनों से प्रयास कर रही है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन इनके पास हो, लेकिन आप देखिए, आप 15 का इलेक्शन का याद कीजिएगा, उसमें नरेंद्र मोदी अपने उत्कर्ष पर थे। उस इलेक्शन में क्या होता है, उस इलेक्शन में 53 सीटों पर सीट सिमट के रह जाती है। चंपारण वाले बेल्ट में, खास करके नॉर्थ बिहार में उनकी सीटें आती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक सेलेक्टिवली एक एरिया वाइज में, रीजन वाइज में अच्छा कर रही है। और ये एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ कम्युनिस्टों को भी वोट मिला है, सोशलिस्टों को भी मिला है, तो सारी धाराएं यहाँ समानांतर चलती रहती है। तो यहाँ बीजेपी का जो ये बिहार में जो टेम्पलेट है बीजेपी का, वो उत्तर प्रदेश का टेम्पलेट नहीं हो सकता है, हरियाणा का नहीं हो सकता है, और किसी फॉर दैट मैटर दिल्ली का भी नहीं हो सकता है। बिहार अपने आप में यूनिक और डिस्टिंक्ट स्टेट है जहां अभी भी सोशल कॉम्बिनेशन मैटर करता है। ठीक है, बीजेपी ने आप कहिए कि सुशील मोदी के बाद कोई एक ऐसा फेस नहीं हुआ इसको कह सकते हैं कि पैन बिहार फेस है। टू सम एक्सटेंट सम्राट चौधरी, यस, बट द मोमेंट आप नीतीश कुमार के साथ अलाइन करते हैं तो सम्राट चौधरी सरीखे नेता को जाकर के सरयू में अपनी पगड़ी को वहां जाकर बहाना पड़ता है, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो लव कुश कंस्टिट्यूएंसी को ब्रेक करने के जो उनको लाया है, तो फिर से आप नीतीश कुमार को लाते हैं तो वो पोजीशन आपका डाइल्यूट होता है। और अभी आपको ये डर लगता है कि नीतीश कुमार जो भी इनका जनाधार है 15%, 17%, जो भी 18-19% का है, अगर वो आरजेडी के साथ शिफ्ट करते हैं कॉम्बिनेशन में, क्यों निशांत का स्वागत कर रहे थे तेजस्वी, वो जानता है कि वो सोशलिस्ट कैंप का है और ये हमारे साथ में आता है, तो हमारी कन्वर्टिबिलिटी कांग्रेस के साथ उतनी ही अनअसेलेबल है जैसे कि अभी नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान की कन्वर्टिबिलिटी है। तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक इस कॉम्बिनेशन का है। तो बीजेपी का सारा संकट जो है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन, विनिंग सोशल कॉम्बिनेशन को स्ट्राइक करने के लिए है। और नीतीश कुमार इतने दिनों से बिहार की पॉलिटिक्स के लिए इंडिस्पेंसेबल रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कहीं ना कहीं जो उनकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से लिटमस टेस्ट होगा। सौरभ, एक चीज छूट गया था, मैं कल कन्हैया कुमार के साथ था, आई कुड नॉट रेजिस्ट दैट एडिंग टू दैट कांग्रेस पार्ट। मैं सुन रहा था, पुष्यमित्र को भी सुना, ज्ञानेश्वर सर को भी सुना, तो मैं इसमें ऐड करना ये चाह रहा हूं, कांग्रेस से इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छा टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया कि मध्यम मार्गी पार्टी का स्कोप है। मैं भी इस चीज को देखता हूं कि एक बिहार की पॉलिटिक्स अब क्रॉस रोड्स पर आ रही है, तो एक धारा निकलेगी, जो 2 साल में निकले, 4 साल में निकले। अब कांग्रेस ने देखिए अटेम्प्ट किया स्टेटस को से, पब्लिक मेमोरी से कांग्रेस पूरी तरह से निकल गई थी। लगभग मैं पूरे दिन कन्हैया कुमार के साथ था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। यात्रा में लोग बहुत ज्यादा, भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लोग उनके साथ 500 लोग हैं, जहां जहां लोग जुट रहे थे, पब्लिक मेमोरी से निकल गई थी कांग्रेस। वो उसको वापस लाने का प्रयास है। उनको लगता है कि हम जन सरोकार की मुद्दे की बात करेंगे, खास करके माइग्रेशन विनिंग थीम है, उसमें वो एक गाना बजाते हैं कि बिहार में अब एक बहुत हमने ताना सुना है, बिहार की सरकार को बदलना है, उस थीम को लेके चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 8.5 करोड़ लोगों को, आप 13 करोड़ के पॉपुलेशन में आप कहते हैं गरीब है, 2.9 करोड़ स्टेट से बाहर हैं, तो कितने लोग समृद्ध हैं आपके, एबव पॉवर्टी लाइन है। तो आपने क्या विकास किया? एक तरफ आपने कहता है कि 2005 के पहले कुछ था जी, सब कुछ हुआ है, और एक तरफ आपका ही कास्ट सर्वे रिपोर्ट कहता है कि आपके पास मात्र 7% ग्रेजुएट है। वो पूरी तरह से आपकी सरकार के इंडाइटमेंट देता है ऑन द काउंट ऑफ एजुकेशन, ऑन द काउंट ऑफ हेल्थ, वो पूरी तरह से आपको आईना दिखाता है। तो इन सब चीज लेकर को कांग्रेस को लगता है कि हम लॉन्ग टर्म, जिसे कन्हैया बोल रहे थे, मैंने पूछा कि आर यू हेयर टू स्टे, ही सेड यस आई एम हियर टू स्टे। मैंने ये भी पूछा कि आर यू विलिंग टू शेयर डायस विद तेजस्वी, ताकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उनको अगर कोई नेशनल प्रॉब्लम है तो आई डोंट नो, आई हैव नो इश्यूज, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड डायस विद हिम वंस।
तो ये कांग्रेस में चल रहा है कि कांग्रेस ने एक ट्रोइका जो कि 60 के क्लब से निकाल करके 50 वाले क्लब में, उसके नीचे वाले क्लब में डाला है, जिसमें कि अलावरू हैं, कन्हैया हैं और राजेश कुमार हैं। तो अब दलित पॉलिटिक्स को इन्होंने, आप याद कीजिए 2013 में अशोक चौधरी बने थे, 17 तक रहे हैं, उसके बाद जो गैप आता है, उसके बाद इतने सालों के बाद एक दलित स्टेट लीडरशिप को लाया। अभी तक कांग्रेस में टोटल 4 ही दलित लीडर्स हुए हैं। अशोक चौधरी पहले डूमर लाल बैठा थे, तो वो इन्होंने प्रयास किया है और बहुत ही ये एक शैडो में चल रहे थे। इनका नाम मदन मोहन झा के टाइम में भी चल रहा था, 2 बार के कुटुंबा के विधायक हैं, उनके पिताजी वो प्रेमचंद मिश्रा जो सीनियर नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो बोल रहे थे, बहुत की लाइन उन्होंने बोला कि असली खांटी कांग्रेस बना है। तो कहीं ना कहीं लालू जी का जो एक इमेज था और अखिलेश जी के साथ ये टैग था कि आरजेडी का आदमी कांग्रेस में है, उस टैग से कांग्रेस निकालने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार को जो दिल्ली में लगता था कि वेस्ट हो रहा है, वहां लाके प्रयास करने को उनको लगता है कि ही इज द बेस्ट स्पीकर। दैट इज ट्रू। अब कितना करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये वर्ष हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करने का। अब मत बोलिए कि 2 बार राहुल गांधी यहां आ चुके हैं, संविधान बचाओ यात्रा, उसका स्पिरिट क्या है? उसका थीम यही है कि जो वंचितों हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास है, ईबीसी शेड्यूल कास्ट, उनको रिप्रेजेंटेशन दें। आप उनको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल उन लोगों ने पूछ दिया कि आप आपके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले शुरू कीजिए। तो वो मैसेज उन्होंने कहीं ना कहीं उसको रीड किया, उस मैसेज को इंप्लीमेंट किया है। तो कुल मिलाकर के बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सौरभ, ज्ञानेश्वर जी, योर कंक्लूडिंग रिमार्क, और इसके बाद पुष्पमित्र भाई आप भी। यदि नीतीश कुमार अपने में होते तो जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, वो अपने में है ही नहीं। और देखिए, कईयों ने सलाह दी है कि आप पब्लिक अपीयरेंस कम कर दीजिए, लेकिन हमने कहा ना, नीतीश कुमार अपनी ग्रंथि को मानने को तैयार ही नहीं है और हर बात में वे कूद जा रहे हैं विधानमंडल के भीतर। क्या जरूरत है बात? और जो निशांत की बात हो रही है, मेरा यह मानना है कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। निशांत की शादी हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर संदेह है कि निशांत को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। मुझे इस बात पर संदेह है। और देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि निशांत को क्या बीजेपी कबूल करेगी, और निशांत को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश की गई तो क्या बिहार में लवकुश समीकरण बना रहेगा? देखिए, बिहार में लवकुश समीकरण के जनक नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुशवाहा इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार की पारी जब खत्म होगी, जब रिटायर होंगे, तो इंजन हम बनेंगे, मतलब कुशवाहा बनेंगे। कुशवाहा की आबादी कुर्मी से अधिक है, लेकिन यदि निशांत को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई तो कुशवाहा बिदक सकते हैं, क्योंकि उन्हें बोगी बनने के लिए तो बहुत जगह है। और सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो राजनीति कर रहे थे, वो किस बात की राजनीति कर रहे थे? और लोकसभा चुनाव दौरान आपने देखा कि किस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हो गई थी। तो यह बड़ा सवाल है। और निशांत, देखिए, जो पुष्पमित्र जी कह रहे थे, संतोष जी कह रहे थे कि सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लोगों को पता है ना कि निशांत से मुकाबला करना आसान हो जाएगा। निशांत की उम्र 50 साल है, उनसे छोटे प्रशांत किशोर हैं, उनसे छोटे चिराग पासवान है, तेजस्वी तो बहुत छोटे हैं। और इस 50 साल की उम्र में उन पर दांव लगाने वाले कौन कौन लोग होंगे? देखिए, राजनीतिक दांव लगाना, संसाधन जुटाना, देखिए जो अभी है बाएं दाएं दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे। परिस्थितियां जब विपरीत होगी, कन्हैया बिरारी जी ने बता ही दिया था कौन किधर है और क्या नहीं है। तो बिहार की स्थिति बड़ी विषम है और इस राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसे समय समय पर डिकोड किया जाता रहेगा। सौरभ भाई, तो जहां तक विधानसभा और विधान परिषद की बात है, तो नीतीश कुमार को गुस्सा भी आ रहा है, नीतीश कुमार बेवजह इंटरप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीतीश कुमार बीच बीच में इशारे भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। उन्होंने मेरी जानकारी में तेजस्वी को 2 बार इशारे किए। एक दिन उन्होंने इशारा किया कि तुम क्या खा रहे हो, इस तरह से कहा कि करके, जो कि नीतीश कुमार की आजकल आदत भी हो गई है। उन्होंने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, तो तेजस्वी ने बताया कि मैं टॉफी खा रहा हूँ, मेंटोस खा रहा हूँ। और फिर शायद कल उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो। तो नीतीश कुमार दोनों चीजें कर रहे हैं और इसका मतलब है कि जो भी कर रहे हैं वो तात्कालिक वजह से कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जो भी समस्या है उसके कारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा में आ रहे हैं तो वो जानबूझ के गुस्सा में आ रहे हैं।
तो मजाक भी जो कर रहे हैं तो वो जानबूझ के मजाक कर रहे हैं, अपने साथियों को इशारे करते हैं, विपक्षी नेताओं को इशारा करते हैं। दूसरी बात ये जो मैंने नोट की कि विपक्षी दल भी अब इस बात को समझ गया है कि नीतीश कुमार को गुस्सा दिलाया जा सकता है विधानसभा और विधान परिषद में, तो विपक्षी दल भी अपने तरीके से उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मुंह से कुछ ना कुछ बात निकले। एक बार मैंने देखा कि पूरा विपक्षी दल किसी खास मुद्दे पर नीतीश कुमार को गुस्सा दिलाने की उसने कुछ कहा, नीतीश कुमार रिएक्ट नहीं किए तो पूरे दल ने आरक्षण के मुद्दे पर बहिर्गमन कर दिया, शायद इसलिए कि उनको लगा कि आप कुछ भी यहाँ बात करने के लिए लायक नहीं है। तो दोनों चीजें हो रही है, नीतीश कुमार अपने सहज अभिव्यक्ति में कभी मजाक भी कर ले रहे हैं, कभी गुस्सा हो जा रहे हैं, कभी इशारे करते हैं। वहीं विपक्षी दल भी रणनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को गुस्सा दिलाने और भड़काने की कोशिश करता है। ये सदन में हो रहा है आज। बिहार पर आपने चर्चा सुनी, अब चलते हैं पंजाब की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में बात पंजाब की जो राजनीति के केंद्र में बना हुआ है, वजहें अलग अलग हैं। फौरी वजह की बात करें तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो प्रदर्शनरत किसान थे उन्हें भगवंत मान सरकार ने पुलिस या बल का प्रयोग करके हटा दिया। कांग्रेस ने कहा चन्नी के नेतृत्व में कि भगवंत मान अमित शाह से मिल गए हैं। दर्शकों को याद होगा मिले हुए हैं जी की जो टेक है, जो रट है, वो आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो रिसीविंग एंड पर हैं। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में दखल को लेकर जो ध्वनियां हैं उनकी तीव्रता बढ़ गई है। इन सब के बीच केजरीवाल ने लुधियाना में रैली की, नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने की बात कही। लुधियाना में एक विधानसभा का उपचुनाव होना है, लुधियाना वेस्ट का, और उसको लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कई लोगों ने कहा व्यापारियों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए ही बॉर्डर पर बैठे किसानों पर यह कार्रवाई की गई क्योंकि उनका काम प्रभावित हो रहा था। लुधियाना का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फाइटिंग टर्फ था राजा वड़िंग और रवनीत बिट्टू के बीच। रवनीत बिट्टू यहाँ से चुनाव हार गए, सिटिंग सांसद थे, भाजपा में आ गए, लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं राजा वड़िंग कांग्रेस की कमान संभाले हैं, लेकिन चर्चा चल रही है कि जल्द ही ये जिम्मेदारी चरणजीत चन्नी को दी जा सकती है। नए सिरे से उनकी सक्रियता देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी की फिक्र ये है कि लुधियाना में लोकसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही और उनके 2 विधायकों की पत्नियां पार्षदी के चुनाव भी हार गई, तो ज़मीन कमज़ोर पड़ रही है। ये आखिरी किला है जो आम आदमी पार्टी बचाना चाहती है। इन सब के बीच हाल ही में ये खबर भी आई कि मनीष सिसोदिया को पंजाब में पार्टी का प्रभारी बना दिया गया है और दिल्ली में ये प्रभार दिया गया सौरभ भारद्वाज को गोपाल राय की जगह। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ। इन सब से थोड़ा सा और समानांतर चलें तो पंजाब में एक नया पैटर्न दिख रहा है ग्रेनेड से हमले का। और ग्रेनेड आसानी से दुकान में सब्जी या राशन की तरह मिलने वाली चीज़ तो है नहीं, ना ही ये हथियारों की दुकान में मिलती है क्योंकि इसका लाइसेंस नागरिकों को नहीं मिलता है। ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय है कि पंजाब के अलग अलग ज़िलों में कभी धार्मिक प्रतिष्ठानों पर और कभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर जो हमले हो रहे हैं वो किस बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं। पंजाब में किसी भी क्राइम को देखने के बाकी राज्यों के मुकाबले एक अतिरिक्त लेयर होती है क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान लगातार अपनी खुफिया एजेंसी के थ्रू ये कोशिश करता रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ावा मिले, यहाँ पर ड्रग्स बढ़े और यहाँ पर हथियारों की इस तरह से सप्लाई होती रहे, क्योंकि अगर पंजाब कमज़ोर होगा तो भारत कमज़ोर होगा। इन सब के मद्देनज़र हमें लगा कि नेता नगरी में इन विषयों पर विस्तार से बात की जानी चाहिए। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सीनियर असिस्टेंट एडिटर कंचन वासुदेव। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्ते। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते। दूसरे मेहमान हैं प्रो पंजाब टीवी के यादविंदर सिंह जी। यादविंदर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे कंचन वासुदेव का। कंचन जी, पुलिस ने ये कार्रवाई की, कई लोगों को बहुत अप्रत्याशित लगा, अनप्रिडिक्टेबल लगा, अनएक्सपेक्टेड भी लगा। कब से भगवंत मान सरकार ये तैयारी कर रही थी और इस पॉलिटिकल मूव के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, ये फार्मर्स जो हैं ये बॉर्डर पे बैठे थे पिछले साल फरवरी से जी। पुलिस लगातार इनके साथ इन टच तो पिछले साल से ही थी। इन्होंने अपने 2 जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं
जसकरण सिंह और नरेंद्र भार्गव, ये दोनों लगा रखे थे जो इनके साथ इन टच थे, कॉन्स्टेंटली वार्ता करते रहते थे, डायलॉग होता था, पर वो बात कहीं पहुंच नहीं पाई थी। तो अब सडनली ऐसे लगा कि जैसे वो सब बात मतलब पूरी तरह से आगे तक आ गई और पुलिस ने इन सबको एक मतलब पूरी प्लान करके, जिस दिन ये मीटिंग के लिए आए यहाँ पे चंडीगढ़ में यूनियन मिनिस्टर्स के साथ, इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया और उसी रात को उन्होंने अपने वो दोनों बॉर्डर्स जो थे वो भी खाली करवा लिए, जो सारा सामान था वो हटा दिया। ये वो वहाँ पे मतलब उनको ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं फेस करना पड़ा क्योंकि बहुत कम फार्मर्स थे। तो इनकी प्लानिंग जो थी, कहा जा रहा है कि वो 2-3 दिन पहले से ज़्यादा चली। इन्होंने मौका उठाया कि जो ये यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होगी, लीडर्स जो हैं दोनों, ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर, ये दोनों चंडीगढ़ में होंगे, तो दोनों बॉर्डर्स एक तरह से लीडरलेस हो जाएंगे। और इनके साथ 28 टोटल लीडर्स थे जो सारे यहाँ पे आए हुए थे मीटिंग के लिए। तो इन्होंने उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी माना, इन लोगों को यहाँ पे डिटेन कर लिया और वहाँ पे जाके जो सारे फार्मर्स लीडरलेस थे उनको इन्होंने अपील करके, अरेस्ट करके, सब कुछ यूज करके इन्होंने वहाँ से हटा दिया। तो ये एक मतलब इनका जो 1 साल से इनका चल रहा था इशू कि वो बैठे हुए हैं लगातार। ट्रेडर्स जो थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों का जो सामान है वो आ नहीं पा रहा, हम लोगों को जो फ्रेट है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ से डिटूअर था और ये था कि डिटूअर उनको गांव से करना पड़ता था, नॉट हाईवे से। हाईवे के करके तो सीधा रास्ता होता है, तो गांव से जब आना पड़ता है ट्रकों को, ट्रांसपोर्टर्स को, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे इन लोगों के लिए। इस करके जो ट्रेडर्स थे वो बड़ी देर से इनको बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी की सरकार को, कि इनको हटाओ, इनको हटाओ। पर सरकार जो है वो कर नहीं पा रही थी हौसला कि इनको हटा दें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर हटाया तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ सेंटर में वो 2020 में बैठे रहे, उन्होंने तो हटाया नहीं, पर पंजाब की सरकार ने, जहाँ पे किसानों का नंबर सबसे ज्यादा है, उन्होंने इनको हटा दिया। तो पर ऐसा अब लगने लग गया था कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जैसे ट्रेडर्स वाली भी है, और जो लोग हैं वो बड़े दुखी से हो गए हैं इनसे, कि फार्मर्स बैठे रहते हैं, रास्ता बंद है, इनकन्वीनियंस है, और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए थे। तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने ये वाला एक्शन कर लिया और ये पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने किया। बीच में ये डिटेंशंस हो गई और वहां से बॉर्डर जो है वो क्लियर कर लिया, और उधर से उन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ भी पूरा तालमेल रखा कि हम ये करने वाले हैं और आप लोग भी फटाफट ध्यान रखना कि वो कहीं वहां से ना चले जाएं। तो दोनों तरफ जो पुलिस की बिल्डअप था वो दोनों तरफ रहा अच्छे से, जिसके करके इनको ये वाले ऑपरेशन में सक्सेस मिल गई। कंचन जी, कई लोगों ने कहा कि फिक्स मैच जैसा था, सरवन पंढेर और डल्लेवाल से पहले ही बात रखी हो गई थी कि ऐसा कुछ करेंगे। सरकार की तरफ से इन किसान नेताओं से लाइजनिंग कौन कर रहा था पंजाब सरकार की तरफ से पहले? क्योंकि इतने दिन से धरने पर बैठे तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी सरकार की मर्जी रही होगी, उनको पॉलिटिकली वो ऑप्टिक्स सूट कर रही होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हरपाल सिंह चीमा को समझ में आ गया कि साहब बड़ा नुकसान हो रहा है और जाना है तो दिल्ली बैठे। ये बात तो आप साल भर पहले भी कह सकते थे ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये बात तो है कि पहले इन्होंने मंत्री भेजे, सब लोग भेजा, पर कोई जैसे काम हो नहीं पा रहा था। पर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये चर्चा बहुत देर से है कि सरकार इनकी फेवर में थी, वो चाहती नहीं थी कि ये यहाँ से मूव करें, क्योंकि सेंटर के ऊपर एक तरह का प्रेशर तो है ही है ना, कि फार्मर्स बैठे हुए हैं वहां पे पंजाब में, बीजेपी हरियाणा वाली सरकार, बीजेपी की सरकार हरियाणा में उनको आगे नहीं जाने दे रही। और अब ये भी था कि जो डल्लेवाल साहब है उनकी जो भूख हड़ताल है वो 100 दिन से ऊपर की हो गई थी। तो ये सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है कि फार्मर्स भी चाहते थे कि इसका अब निपटारा हो, ताकि वो मतलब एक ग्रेसफुल एग्जिट उनको भी मिल पाए। इसी करके वो पहले वो कह रहे थे कि सिर्फ यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करा दो, हमें चिट्ठी आ जाएगी तब हम कुछ करेंगे। फिर उनको लगा कि चलो ठीक है, मीटिंग्स होनी शुरू हो गई, ये दौर आ गया। तो ये सारा कुछ मतलब उसके गलियारों में पूरी चर्चा का विषय है कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ, इसका जो सक्सेस है ये दोनों तरफ से ही की गई है। और पंजाब सरकार की तरफ से 2 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इनके साथ इन टच थे, पूरे 1 साल से थे, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। ये हैं जसकरण सिंह और नरेंद्र भार्गव, दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं, अब रिटायर्ड हैं, पर उनके रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ने इनको इनके साथ डायलॉग में रखा।
तो वो हमेशा उनके साथ ही नजर आते थे। जी। ये भी पूरी चर्चा है कि उनके कहने पे ही पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी, सब लोग ऑफिसर्स इनके साथ इन टच में थे। तो इसे करके आपने देखा होगा कि उस दिन का जो वीडियो था सवेरे, सरवन सिंह पंधेर वहां पे खड़े होके बॉर्डर के ऊपर वीडियो बना रहे थे। अभी मतलब सनराइज भी नहीं हुआ था, वो तभी बोल रहे थे कि ये वाला बॉर्डर अब खुल जाना चाहिए, लोगों को इनकन्वीनियंस है, वो वाली सारी बात। तो वो भी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है इस जी। वीडियो की। यादविंदर भाई, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? क्या वाकई अमित शाह और भगवंत मान के बीच डील हो गई है, और ये डील सिर्फ पंजाब में किसानों के प्रदर्शन तक सीमित है, या और भी कोई बड़ी समझदारी है जिसकी चर्चा हो रही है, या फिर ये कांग्रेस का एक सिफर आरोप है? देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसे हमेशा होता है कि जब कोई सीएम भगवंत मान भी होम मिनिस्टर रहे और अमित शाह भी होम मिनिस्टर रहे, ये चर्चाएं चलती हैं और बहुत सारी ऐसी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात पॉलिटिकल सर्कल जितने भी हैं पंजाब के, उनमें आम तौर पर होती है कि भगवंत मान और अमित शाह बहुत क्लोज हैं। ये आम तौर पर बात होती है, और यहाँ तक बात होती थी कि भगवंत मान तो जी प्रताप बाजवा ने कहा कि उनके साथ चले जाएंगे, शिंदे बन जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें पंजाब की चौपाल में होती रही हैं और पंजाब के जो पॉलिटिकल सर्कल है उन पे होती रही हैं। पर आपको भी पता है कि जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, जब हम डिस्कशन की बात करते हैं, तो ये है कि कौन सी बात कन्फर्म है, कौन सी बात नहीं कन्फर्म है। एक ऑपरेशन की बात आपको भी पता होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पंजाब में जो ऑपरेशन एक हो रहा है, कमल लोटस, ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया था कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस हो रहा है। एक बहुत ही शीतल उंगराल करके बड़े ही अग्रेसिव एमएलए थे जलंधर से, उन्होंने इल्जाम लगाया था। बाद में वो बीजेपी में चले गए। तब उन्होंने कहा कि ये बातें मुझे आम आदमी पार्टी ने ही कही थी। तो तमाम तरह की बातें पंजाब की पॉलिटिक्स में होती रही हैं, पर ये जरूर है कि सीएम क्योंकि खुद पार्लियामेंट में रहे हैं, उनके पर्सनल रिलेशन पीएम मोदी और अमित शाह से पर्सनल रिलेशन तब भी रहे हैं। पर्सनल रिलेशन का मतलब क्योंकि पार्लियामेंट में थे वो मिलते रहे हैं, पर इसका मीनिंग क्या ये निकाला जाए, ये कोई क्योंकि इसके लिए सबूत चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसी सीएम और किसी होम मिनिस्टर पर, कि क्या होम मिनिस्टर और सीएम पर्सनली इंगेज्ड हैं, ये बात आमतौर पर होती रही है। मतलब बाकी तमाम तरह की बातें हैं कि सीएम मान की नाराजगियां रही हैं, पार्टी में कुछ डिफरेंस रहे हैं। आमतौर पर ये होता है कि जब आप पार्टी में हैं, बहुत सारे विचारों पर डिफरेंस रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी मानती रही है, जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, पर ये जो कि पुख्ता तौर पर ये बात कही जा सकती है कि हाँ सीएम मान और अमित शाह क्लोज हैं, यहाँ जो ऑपरेशन, मुझे ये लगता है, मैं हमेशा मतलब पिछले 12-15 साल से मैं बहुत क्लोजली पंजाब को देख रहा हूँ, और पंजाब की जर्नलिज्म जो सरगर्म वहाँ की पॉलिटिक्स है और जर्नलिज्म है उसमें रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत क्लोज से देखा है, तो अगर ऐसी बात कोई होती तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी क्या 2 साल के ये रिस्क लेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अगला जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो पिछली बार था वो थर्ड कॉर्नर नहीं था, वो वन कॉर्नर था। पंजाब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि 92 सीट किसी को दे दी। पंजाब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई सुनामी चल गई या कोई बिल्कुल ही पॉलराइज हो गया पूरा पंजाब। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, कभी पंजाब में थर्ड पार्टी नहीं आई थी, अकाली दल और कांग्रेस ही रहे थे, बार बार रिपीट करते रहे थे। तो ये बात है कि ये बहुत सारी बातें हैं, पर अगर कुछ करना होता, मुझे ये लगता है कि जितनी मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, अगर बीजेपी ने कुछ करना होता तो 3 साल में वो कुछ कर लेती। अगले 2 साल जो रहेगा उसमें कुछ करेगी बीजेपी। तो अगर बीजेपी ने पंजाब में होना, क्योंकि पंजाब कोई आम स्टेट नहीं है, पंजाब कोई महाराष्ट्र नहीं है और पंजाब कोई और स्टेट नहीं है। पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब। और आप आरएसएस की भी एक थिंकिंग देखेंगे, शुरू से लेकर गुरु गोवलकर पंजाब में आते हैं, और पंजाब में एक मूवमेंट चल रही थी, क्योंकि पंजाब में आर्य समाज रहा है, आरएसएस बहुत कम रही है पंजाब में। पंजाब में आर्य समाज रहा है, तो आर्य समाज पंजाब में कहता था कि पंजाब के हिंदुओं की लैंग्वेज हिंदू है। तो गुरु गोवलकर ने आके उन्होंने बोला था कि पंजाब के हिंदुओं की लैंग्वेज पंजाबी है। ये आरएसएस के चीफ ने बोला था पंजाब में। तो पंजाब को आरएसएस और तरह से देखती रही है, सिखों को आरएसएस जो पंजाब में बाकी देश में बाकी मिनोरिटीज हैं, सॉरी, उस तरह से नहीं देखती है। जो बाकी मिनोरिटीज हैं, खास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन, वो मानते रहे, आप बंच ऑफ थॉट जब पढ़ते हो तो मानते रहे कि ये बाहर के धर्म हैं, अंदर के धर्म, क्योंकि अंबेडकर ने बुद्धिज्म बनाया और सिखिज्म को भी वो ऐसे देखते रहे हैं कि ये इसी देश के धर्म है। तो
तो इसलिए ये उस तरह की बात नहीं है जिस तरह से बहुत सारी पॉलिटिक्स। मुझे ये लगता है कि अभी 2 साल में बीजेपी जो क्योंकि ये सवाल वहां से पैदा होगा कि मान अगर अमित शाह की क्लोजनेस है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस होगा। तो अगर ये मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर ये होना होता हो जाता, और आरएसएस और बीजेपी क्योंकि पंजाब को इस तरह देखते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर जो भी कुछ करना है वो बहुत सहजता से और इनको साथ लेके करना है। और बीजेपी को लगता है कि 27 के हम बड़े कंटेंडर हैं, क्योंकि 24 में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पंजाब बीजेपी को अगर देखेंगे आप पंजाब में, अब उनका वोट शेयर उठा लीजिए, बीजेपी के बाकी चीजें उठा लीजिए, और आम आदमी पार्टी हैरान सी इस बात से। और ये कहा गया कि राम मंदिर का कार्ड पूरे देश में नहीं चला, पंजाब में चला। तो ये बात अच्छी तरह से जानती है मतलब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की, पंजाब के हिंदू वोट बैंक से या हिंदू बेल्ट से या कहीं हिंदू जो शहरी था, खासतौर पर शहर थे जो कुछ शहरों की पार्टी बीजेपी को माना गया, अकाली दल को गांव की पार्टी माना गया। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होता था, तो शहरों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अकाली दल से डबल से ज्यादा जो वोट शेयर अगर देखेंगे आप अकाली दल से ज्यादा 2024 में लिया। तो मुझे लगता है उनके लिए एक वो ऑप्टिमिस्टिक भी है कि हम 27 में अच्छा करेंगे, हम ऐसा पंगा क्यों लें कि यहाँ पर ऐसा हो जाए। तो सीएम मान और जो अमित शाह का रिलेशन है उसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि शायद ऑपरेशन लोटस होना है। तो वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हालात कुछ और है, क्योंकि पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन किसी भी रिलेशन को डिफाइन करती है। अगर किसी पर्सनल रिलेशन, मतलब मैं कहता हूं कि पर्सनल रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, है ना। पॉलिटिकल रिलेशन पर्सनल होते हैं और पर्सनल पॉलिटिकल होते हैं। जब पॉलिटिकल कंडीशन बदल जाए, जब पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन बदल जाए, तो पर्सनल रिलेशन अगर होंगे भी तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बयानों में तो हमने सुना कि चरणजीत चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद, अब उन्होंने कहा कि ये भगवंत मान अमित शाह से मिले हुए हैं राजा वड़िंग का। पर कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है जब ये बयानबाजियां हो रही हैं? कांग्रेस को सूट करता है ना ये वाला, क्योंकि ऐसे लगता है कि जो पंजाब है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता, वहां पे बीजेपी की सीटें आनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब ऊपर से ये जो लुधियाना वेस्ट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये प्रीडोमिनेंटली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें रूरल वाला नहीं है जिसमें कि फार्मर ज्यादा हो वो वोट डाल देंगे या नहीं डालेंगे। तो इसमें यह है कि वो हिंदू सीट भी है, ट्रेडर्स भी हैं, उसमें काफी कुछ है जिससे कि बीजेपी को सपोर्ट की जा सकती है वहां वाली सीट से। तो आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर ये वाला बीजेपी के अगेंस्ट ये कांग्रेस को ये लगता है कि आप और बीजेपी को मिला दिया जाए पंजाब में, तो इससे उनको ये फायदा हो सकता है कि चलो एक पार्टी है जो बीजेपी से डरती नहीं है, वो आ जाएगी, वो सब है। नहीं वो ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की इनर पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है। क्या इन खबरों में कुछ बल है? वहां पे चर्चा है कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। उसमें ये भी है कि अभी कुछ देर के लिए तो राजा वड़िंग है वही कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट जब तक ये वाला जो लुधियाना वेस्ट वाला चुनाव है, बाई इलेक्शन है, ये नहीं हो जाती। और चन्नी का भी है उसमें, पर उसमें भी कांग्रेस जो है उसमें मतलब एक दूसरे की शिकायतें भी चल रही हैं। जो ये राजा वड़िंग पार्टी है वो उधर से शिकायतें लगा रही हैं कि वो उसने आके यहाँ पे ये बोल दिया कि मुझे कांग्रेस हाईकमांड ने एक बहुत बड़ा रोल देने की पेशकश की थी, पर मैं चाहता था कि मैं पंजाब में ही आ जाऊं। तो उधर से वो ये कह रहे हैं कि जो राजा वड़िंग हैं वो सबको साथ लेके नहीं चलते हैं। ये सब चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इस सब के चलते जो हाईकमांड है वो क्या डिसाइड करती है। पर मेरे ख्याल में अभी लुधियाना वेस्ट वाली बाई इलेक्शन, क्योंकि वो राजा वड़िंग की टर्फ भी है, तो उनको अभी ये उनको मूव करना कुछ मतलब वाइज स्टेप नहीं रहेगा। और जो पुराने खेमे हैं, कैप्टन अमरिंदर वाला खेमा खत्म, सुनील जाखड़ वाला खेमा खत्म, तो अब राजा वड़िंग और चन्नी के अलावा और भी कोई खेमा है अभी कांग्रेस में? चलता रहता है। जैसे ये लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के। फिर अभी आजकल एक वो पुराने मंत्री हैं जो राणा गुरजीत सिंह, वो भी काफी इनका अपोजिशन करते नजर आ रहे हैं राजा वड़िंग की, और राजा वड़िंग उनकी अपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि वो भी लुधियाना से पहले सांसद रहे, अभी तो चंडीगढ़ से हैं। वो पंजाब में ज्यादा नहीं ले रहे दिलचस्पी अभी। उन्होंने जो डिलिमिटेशन वाला था उसके लिए तो जरूर बोला था कि पंजाब को बहुत नुकसान हो जाएगा, पर वैसे अदरवाइज वो देखे नहीं जाते ज्यादा।
पंजाब के उसमें। डिलिमिटेशन लेके कुछ चर्चा है क्या? क्योंकि पिछले दिनों डीएमके का प्रतिनिधि मंडल कनिमोई के नेतृत्व में भगवंत मान से मिला था। हाँ, वो भगवंत मान भी मीटिंग में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो स्टॉलिन ने मीटिंग बुलाई है वहां पे उन सारी पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज के लिए और सारे सीएम्स के लिए, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे उस मीटिंग में। अरविंद केजरीवाल पर भी बता दीजिए, क्योंकि पत्थरों पर नाम लिखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस कह रही है कि राजसी सुख भोगने के लिए आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के भीतर जो मान से नाराज खेमा है वो मुस्कुरा रहा है। मुख्यमंत्री के खेमे में भी कुछ तो खदबदाहट चली रही है। अरविंद केजरीवाल की किस तरह की सक्रियता है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में कैसे देखा जा रहा है, और ग्राउंड पे लोग कैसी बातें कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, एक तो शुरू से आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है, ये एलिगेशन शुरू से लगता है जो आप कह रहे हैं या जो अभी सवाल हो रहे हैं, ये शुरू से जब से आम आदमी पार्टी बनी है पंजाब में, जब उसकी इंटरवेंशन है। आपको शायद याद हो, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी 17 का चुनाव हार गई थी तो खेहरा ने एक पार्टी बनाई थी। सुखपाल सिंह खेहरा उनके साथ होते थे, उन्होंने एक अलग पंजाबी एकता पार्टी बनाई थी। तो पंजाबी एकता पार्टी में तब से ये था कि पंजाबी एकता पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पंजाब की, इस तरह का एक थॉट लेके आया गया था। उसके बाद चलो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, बहुत सारी, जब सरकार आई तब भी ये बातें उठती रही कि आम आदमी पार्टी की इंटरवेंशन है। तो एक तो बात ये आम आदमी पार्टी इसका जवाब देती रही है कि देखिए जी, क्या सेंटर से कांग्रेस की इंटरवेंशन नहीं होती, क्या बीजेपी की इंटरवेंशन नहीं होती? और ये हम भी जानते हैं कि सब पार्टियों में इस तरह की इंटरवेंशन होती है। पर आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अलग तरह का एक डेमोग्राफी दिखाई थी, अलग तरह की सोच दिखाई थी, अलग तरह की एक विचारधारा, फिलॉसफी पर बात की थी कि हम अलग हैं, तो उन पर ज्यादा सवाल हुए कि आम आदमी पार्टी क्यों इंटरविन करती है। अब मसला ये है कि अभी के जो हालात हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में आ रहे हैं, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि जो पंजाब में हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई इंटरवेंशन नहीं है। और ये होता भी है जब आपके पास एक पार्टी प्रेसिडेंट है और पार्टी प्रेसिडेंट दिल्ली का सीएम है, दिल्ली आप हार गए हैं, तो पार्टी क्या करेगी? अगर आप पॉलिटिकली सोचेंगे, कोई भी बंदा पॉलिटिकली सोचेगा तो ये हो जाए कि हम पूरा फोकस पंजाब पर दे। उसकी आज ताजा एग्जांपल ये है कि आज मनीष सिसोदिया को उन्होंने इंचार्ज बना दिया और सिंदर जैन को सह प्रभारी बना दिया है। तो अगर दो लोग दिल्ली से ये लगा ले हैं तो ये आप मान के चलिए कि जो भी पार्टी का थिंक टैंक होगा, जो भी पार्टी का इंटेलेक्चुअल होगा या पार्टी को रन करने वाला होगा, वो सोचेगा। इसको लेकर क्रिटिसिज्म है पंजाब में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो पुराने जितने भी नींव पत्थर रखे गए पंजाब में, जब पंजाब में जो भी कुछ हुआ उसमें कभी किसी और का नाम नहीं छपा। पर ये जरूर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब बात करते हैं उनको कहा जाता है कि आपका कंपैरिजन अकाली कांग्रेस या बीजेपी से नहीं होगा, क्योंकि आप कहते थे हम अकाली दल बीजेपी कांग्रेस नहीं है, तो आपका कंपैरिजन आपसे ही होगा। तो आम आदमी पार्टी का कंपैरिजन आम आदमी पार्टी से होता है, इसलिए उन पर ज्यादा सवाल इस तरह के आते हैं कि क्यों आप, क्योंकि अगर कांग्रेस बीजेपी करती है लोग मान के चलते हैं यार ये तो वही है, ये तो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम तो ऐसे ही करता है, इन्होंने तो 100 साल 50 साल ऐसे ही किया। पर आम आदमी पार्टी जब कुछ भी इस तरह का करती है, चाहे वो बड़ा काफिला हो, चाहे वो वीआईपी की बात हो, चाहे वो इस तरह की जो बात हो, सब बातों पर आम आदमी पार्टी पर सवाल पंजाब में ज्यादा आते हैं। पर ये मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि मतलब मैं अब फिजिकल इंटरवेंशन छोड़ दीजिए ना, सब कुछ फिजिकल तो नहीं होता है ना लाइफ फिजिकल होती है, ना फिलॉसफी फिजिकल होती है, ना पॉलिटिक्स फिजिकल होती है। फिजिकल तो ये है कि नाम छप गया। क्या फिजिकल के बिना जब हम कहते हैं कि है ना, फिलॉसफी तो मेटाफिजिक्स की बात होती है, पर हम उससे बिना बात करते हैं कि जब ये बात हम सोचते हैं कि क्या फिजिकल ही प्रेजेंस, मान लो केजरीवाल पंजाब में नहीं है, मान लो उनका नींव पत्थर पर नाम है, क्या उनकी प्रेजेंस नहीं है? मैं मानता हूं कि जब पंजाब में, जब आपका फोकस ही पंजाब है, तो अरविंद केजरीवाल खाते पीते सोते जागते पंजाब ही सोच रहे होंगे। उनकी इंटरवेंशन हर मामले में इंटेलेक्चुअली, जहाँ हम कहें फिजिकली छोड़ भी दें, वैसे तो विपसना भी वो पंजाब करके आए हैं, और उसके बिना भी पंजाब में उनकी लगातार इंटरवेंशन होगी। एक मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये क्यूरियस केस ऑफ राज्यसभा सांसद और क्रिकेटर हरभजन सिंह, कितना सक्रिय रहते हैं वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो आए, उन्होंने नशे पे कुछ बयान दिया, फिर सोमनाथ भारती ने कुछ बोला, फिर उन्होंने एक्स पे कुछ और लिखा। हाँ, फिर उन्होंने थोड़ा उसको सॉफ्टन कर दिया। असल में इन्होंने कभी भी पार्टी के लिए कोई कैंपेन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं दिया।
तो जब भी कुछ बोले हैं ये ऐसे ही लगा है कि जैसे पार्टी के अगेंस्ट ही बोले हैं। इससे पहले इन्होंने राम मंदिर के टाइम पे जब आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो मंदिर की प्रतिष्ठा पे नहीं जाएंगे, तब ये बोले थे कि मैं जरूर जाऊंगा, इससे चाहे किसी को दुख हो चाहे ना हो, मैं तो जाऊंगा। और वो नजर भी आए थे वहां पे। तो उसके बाद अब ये वो अपनी ड्रग्स एक के इंडिपेंडेंट इमेज और अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं लगातार वो हरभजन लगते सिंह। हैं, वो रखते हैं, हम्म। वो रखते हैं। वो उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि मतलब उन्होंने कभी ऐसे अपने आप को वो नहीं किया पुट फॉरवर्ड के जैसे मैं आम आदमी पार्टी का लीडर हूँ। ऐसे हमेशा लगता है। उन्होंने कभी कैंपेन भी नहीं किया। जब भी उनसे पूछा भी गया कि आप कैंपेन क्यों नहीं करते हो, तो वो कहते हैं कि मुझे पार्टी ने बुलाया ही नहीं। ये अमृतपाल और उनके प्रति जिस तरह की अब धीमे धीमे रियायतें आ रही हैं जमानत के स्तर पर, समर्थकों के स्तर पर, ट्रांसफर के स्तर पर, उसका किस तरह का असर दिख रहा है? कैसे पढ़ा जा रहा है ग्राउंड पे इसको? देखिए, अमृतपाल को लेकर पहले जब वो आए थे तब बहुत सा तरह की जो सिख समाज में, मैं कह रहा हूँ कि एक खास तौर पे एक सिख एक सेक्शन है जो बहुत रेडिकल सेक्शन है पंजाब का। वो हमेशा रहा है। अगर आप 47 से लेकर देखिए, एक सेक्शन है पंजाब में जो हमेशा रहा है, जिनकी एक अलग तरह की समझ रही है बहुत सारी चीजों पर। उनको बहुत उम्मीद थी, पर जब से वो पूरा जब ऑपरेशन हुआ, खास तौर पर जब अमृतपाल वहां से एस्केप हुए, उसके बाद बहुत सारी उन पर खबरें चली। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने गिरफ्तारी दी है, पर लोगों ने कहा सरेंडर किया है। तो अमृतपाल की क्रेडिबिलिटी पर तब से सवाल है। जो बहुत बड़े पंजाब के एक सिख इंटेलेक्चुअल अजमेर सिंह, मैंने उनका पिछले दिनों इंटरव्यू किया, तो अजमेर सिंह ने भी ये बात उठाई थी कि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अमृतपाल को जवाब देने होंगे। कि मैंने उनको कहा था क्या अमृतपाल पर लोग विश्वास करेंगे जब वो आएंगे पंजाब? तो उन्होंने कहा कि ये एक टेस्टेड, ये लोगों का टेस्ट है सबसे बड़ा। ये लोग देखेंगे कि अमृतपाल पर लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अमृतपाल ने बहुत सारी बातें कही थी। उनके क्लेम बहुत बड़े थे पंजाब को लेकर। उन्होंने कहा था मैं संविधान को नहीं मानता, उन्होंने कहा था पंजाब तो गुलाम है, उन्होंने कहा था सर चाहिए, लोगों के सर चाहिए, यानी कुर्बानी चाहिए लोगों की। पर लोग कहते हैं कि जब बहुत सारा वो इंसिडेंट हुए तो अमृतपाल गायब कैसे हुए। बहुत सारे इश्यूज हैं अमृतपाल को लेकर, पर अमृतपाल के बारे में यही है कि जब, क्योंकि वो अभी जेल में आएंगे, उन पर पर्चा होगा, उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड करना है उनको जमानत देनी है या नहीं देनी है। एनएसए उन पर खत्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि उनके साथियों पर खत्म हो गया जल्दी, 1-2 महीने में उनको उन पर भी एनएसए खत्म हो जाएगा। पर मसला ये सिर्फ एनएसए का नहीं है, मसला ये है कि क्या पंजाब की पॉलिटिक्स में अब एक थ्योरी चलती है पंजाब में, ऐसे कहा जाता है, ये मैंने सवाल, क्योंकि मैं सरगर्म पत्रकार हूं, तो अमृतपाल को मैंने सवाल किया था कि आपको पंजाब में ओवैसी की तरह देखा जाता है। ये मैंने अमृतपाल से कहा था कि पंजाब में लोग आपको ओवैसी की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा था कि शक करने का सबका हक है, कर सकते हैं। तो पंजाब में बहुत सारे थॉट है अमृतपाल को लेकर। जब वो अगर उनकी जमानत होती है, वो बाहर आते हैं, किसको नुकसान करेंगे, किसको फायदा करेंगे, क्योंकि अकाली दल की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी वो पंजाब में डीरेल हो चुकी है। अगर आप देखेंगे वो बुरी तरह से डीरेल हो चुकी है। उनकी जो लीडरशिप पंजाब में, सिख पॉलिटिक्स में लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस है। मैं कहता हूं कि पंजाब की एक तरह सिख पॉलिटिक्स सिस्टम आवारा है, उसका कोई लीडर नहीं है, उसको लीडर चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट पर बीजेपी पर भी बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि शायद बीजेपी मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको फेवर करेगा अमृतपाल, जैसे ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि सारी कांग्रेस कहती है, बहुत सारे दल कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी को फेवर करते हैं, ऐसे पंजाब में कहा जा रहा है कि अमृतपाल इनडायरेक्टली बीजेपी को फेवर कर देंगे, जबकि अमृतपाल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने इश्यूज की बात कर रहे हैं। पर वो तब की बात है जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जब वो बाहर थे। उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रैक्टिकली बातें होगी, अमृतपाल को पंजाब लाया जाएगा, उनके साथियों को ले आया गया है, आपको पता है, आज ही लाया गया है। और अमृतपाल भी जल्दी 1-2 महीने में पंजाब आ जाएंगे। उन पर केस चलेगा, वो जो थाने वाला केस है। तो उसके बाद वहां की, क्योंकि ये एक थॉट है पंजाब में, अगर मतलब मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड जो पंजाब के सर्कलों में बात हुई होती है कि अमृतपाल जो एसजीपीसी के चुनाव आ रहे हैं, एसजीपीसी के चुनाव हुए को काफी टाइम हो गया। पंजाब में जो सिख पॉलिटिक्स है वो एसजीपीसी के आसपास घूमती है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो 1925 के आसपास बनी थी और जो गृह मंत्रालय के एक्ट के अंडर है। तो एसजीपीसी के जथेदारों वाला जो रौला है वो भी एसजीपीसी का है, वो भी सारा जो झगड़ा चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि एसजीपीसी के चुनाव में अमृतपाल फाइट करेगा।
और ये कहा जा रहा है कि जो एसजीपीसी का चुनाव है वो सेंटर के अंडर होता है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, होम मिनिस्ट्री ने वो चुनाव कराना है, इतने टाइम से रोका हुआ है। तो इस तरह के थॉट चल रहे हैं, ये एक प्रिवेलिंग थॉट है। इस पर कोई क्या सच है क्या झूठ है, ये अलग तरह का मामला है। पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अमृतपाल को, ऐसे एलिगेशन लगते हैं शुरू से, अमृतपाल पंजाब उन पर एलिगेशन लगते हैं कि वो एजेंसियों के बंदे हैं। ऐसा अमृतपाल से मैंने सवाल पूछे हैं सामने बैठ के। तो ये अब बाहर आएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी वो अलग मसला है। पर ये सच है कि अगर अमृतपाल पंजाब की पॉलिटिक्स में होगा, ये मैं मानता हूं, वो प्रभावित करेगा पंजाब की पॉलिटिक्स को। कैसे करेगा, किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा, जहां उसकी अपनी पार्टी भी डेमोक्रेसी है। क्योंकि पहले ये कहा जाता था, अमृतपाल के समर्थक ये कहते हैं कि जब वो पहले बोलते थे, आप कहते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब वो डेमोक्रेसी में आ रहा है, अब वो चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव पर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हो? तो हम तो क्योंकि डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो हम तो कहते हैं कि अगर वो चुनाव में आएंगे तो चुनाव में आके पता चलेगा कि क्या चुनाव में उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा नहीं मिलता है, वो जनता डिसाइड करेगी। पर ये 101% अगर आज की पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन देखनी हो, अमृतपाल अगर पंजाब में आएंगे तो पंजाब की सियासत को कितना प्रभावित करते हैं ये अलग सवाल है। उसकी इंटेंसिटी, ग्रेविटी क्या होगी, ये अलग मसला है। पर 101% वो प्रभावित करेंगे। ये माना जा रहा है कि उनको एसजीपीसी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जमानत मिलेगी और वो एसजीपीसी चुनाव में एक्टिव होंगे, या 27 से पहले वो चुनाव में एक्टिव हो जाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल भी है। मेरे फादर इन लॉ फौज में अफसर थे, और जब फौज में आप अफसर बनते हैं तो आपकी एक पेरेंट यूनिट होती है जो आपको असाइन होती है एक ऑफिसर के तौर पे जब आप एकेडमी से निकलते हैं, और वो सिख रेजिमेंट में अफसर थे। तो मैं अपने पिताजी से जब भी कहानियाँ सुनता हूँ उनके सेना के दौर की, अपनी पत्नी से सुनता हूँ, तो उसमें बार बार पंजाब का जिक्र आता है, सिखों का जिक्र आता है, पंजाबी हिंदुओं का भी जिक्र आता है और दूसरे संप्रदायों का भी। मैं खुद नौकरी के सिलसिले में चंडीगढ़ रहा हूँ और फिर लुधियाना भी रहा हूँ, तो एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन भी है मेरा पंजाब से। और तो बहुत तकलीफ़ होती है ये देख के कि जो पंजाब हमारे लिए गबरूपने का, स्वास्थ्य का, शक्ति का, ताकत का, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे फौज में हो, प्रतीक हुआ करता था, और जब वहाँ पत्रकारिता के दिनों में गए तो पता चला साहब चिट्टा होता है, कुछ ये होता है, वो होता है, और लगातार नशे में जा रहा है पंजाब। इसको लेकर हम आप इतनी बातें करते रहते हैं, लेकिन सोसाइटी के स्तर पर और पॉलिटिक्स के स्तर पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि साहब बिल्कुल युद्ध छेड़ दिया गया हो, मुहिम छेड़ दी गई हो कि जो भी लपेटे में आए लेकिन इसको ख़त्म करना है। आपको लगता है कि अब इसकी कोई गुंजाइश बन रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे, धार्मिक पंथिक संगठनों के लेवल पे? देखिए, मैं थोड़े दिन पहले एक ऑफिसर के पास बैठी हुई थी, पंजाब के बड़े सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में जो हेरोइन की रोज की कंजम्पशन है वो 15 किलो है। 15 किलो हेरोइन। आप ये देखिए कि कितना मैग्नीट्यूड है इस बात का, तो कितने लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं ये देखिए। और ये भी देखिए कि उसकी 15 किलो हीरोइन की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, कितने सारे लोगों में इतना ज्यादा पैसा। तो इतनी बड़ी जो मेनेस है जिसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है और नशा भी है, जिसको कि छोड़ना मतलब नामुमकिन ही है। हमने देखा है कि कितने कम केसेस, कितनी कम परसेंटेज रिहैबिलिटेशन की है। तो इस सब को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है कि वो डिमोलिश कर रही है वो प्रॉपर्टीज, जो वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने ड्रग मनी से बनाई है, तो वो ये इसको कर रहे हैं। वो उनका जो मैसेज है वो ये है कि एक गांव में किसी का घर टूट गया तो सारा गांव जो है वो बात कर रहा है कि देखो ये ड्रग्स ले रहा था, ड्रग्स बेचता था, इसके करके इसका घर जो तोड़ दिया गया है। उनको ये लग रहा है कि इकोनॉमिक्स पे अगर हिट करेंगे, घर तोड़ दिया, लोगों में मैसेज चला गया, उसकी बहुत बेइज्जती हो गई कि जी ये ड्रग बेच रहा था, तो इसके करके शायद जो आगे से लोग हैं वो इस ट्रेड में पड़ेंगे नहीं, उनको ये लग रहा है। पर मेरे ख्याल से अभी जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। उसके लिए ठीक है, इनको नहीं वो कर देंगे, इकोनॉमी तोड़ देंगे। सपोज हम मान रहे हैं कि इकोनॉमी तोड़ देंगे, जबकि मुझे लग नहीं रहा कि अभी इतना ज्यादा आसान है ये रास्ता। तो अगर ये इकोनॉमी तोड़ भी लेते हैं तो बाद में जो बच्चे, जो लड़के नशा कर रहे हैं उनको वो मिलेगा नहीं, तो डेथ्स बढ़ सकती हैं, उसके बाद फिर ये भी है कि अगर
उनको हमने रिहेबिलिटेट करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए सोसाइटी भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सरकार भी चाहिए एक अपने आप में, जो उनको हॉस्पिटल में लेके जाए, वहां पे उनको ड्रग्स मिले जो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको वीन ऑफ करेंगे ये वाले ड्रग से। तो ये एक 3 pronged स्ट्रैटेजी इनको जो चाहिए होगी, मुझे लग रहा है कि अभी उसमें कहीं कमी है, अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी ये बहुत इनिशियल डेज हैं, देखो क्या होता है। मैं तो यही प्रे कर सकती हूँ कि भगवान के करके ये जो मैनेस है पंजाब से ये खत्म हो जाए, पर अभी मुझे ये रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। आज के नेता नगरी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फुर्सत की सलाह के साथ अगले हफ्ते फिर लौटेंगे। शुक्रिया।